अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है आमिर ने, मलाना, हिमाचल प्रदेश, इंडिया से। आमिर कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ये जो मलाना हमारा गांव है ये सबसे कदीमी गांव है और आज वहाँ की एक ऐसी आप बीती जो मेरे अपने साथ हुई थी, एक ऐसी घटना जो आज कहानी की सूरत में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आपका अंदाज़े बयां मज़हर साहब बहुत अच्छा है, आप आगे पीछे करके अपने अंदाज में सुनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, कोशिश करूँगा कि सुनने वालों को आपकी कहानी अच्छी लगे। एक छोटा सा टाउन, एक छोटा सा शहर कह लीजिए, गांव कह लीजिए, जिसका एक ऐसा मोहल्ला जिसके दोनों तरफ घर बने हुए थे और बीच में से एक चौड़ी सी गली बनी हुई थी। यह गली इस अंदाज में थी कि सीधी चलती चलती जाती और आगे कभी राइट को मुड़ जाती और कभी लेफ्ट को मुड़ जाती। इस इलाके के लोग तकरीबन सब एक दूसरे को ना सिर्फ चेहरों से बल्कि नामों से पुकारते थे। सबके चेहरे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके याद थे। एक ऐसा वक्त था जब मोहब्बत का दौर था और सब एक दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। छोटी सी भी कोई परेशानी की बात होती तो उस गली में रहने वाले तमाम लोगों को उस बात का पता लग जाता। जहां पे ये घरों का सिलसिला था, इससे कुछ ही फासले पर एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं से बहुत सारे लोग पानी भरते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि अब उस कुएं की तरफ बहुत कम लोग जाते थे। अब लोगों की जरूरतों के लिए उनके घरों के अंदर पानी मौजूद होता। इसी छोटे से शहर के अंदर उस दौर के अंदर एक सिनेमा भी मौजूद था, जिसके लिए काफी लंबा सफर तय करके वहां तक पहुंचना होता। और इस जगह के मकीन कभी कभार अगर कोई फिल्म देख कर आते तो रात जैसे ही होती लोग खाना वगैरह खाते और एक डेरा सा बना हुआ था, उस घर के अंदर सारे जमा हो जाते। ये एक ऐसा घर था, बज़ाहिर तो बाहर एक बड़ा सा गेट था, लेकिन जब उस गेट से आप दाखिल होते तो एक बहुत खुला सा सहन था। इतना खुला सहन कि उसके अंदर अगर 70-80 बंदा भी बैठना चाहे तो जमीन पर बैठ सकता है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना खुला सहन था। आगे उसका एक बड़ा सा बरामदा बना हुआ था और उस बरामदे के आगे लाइन में बने हुए काफी कमरे थे। इस जगह पे सब लोग रात को इकट्ठे होते, बूढ़े भी बैठे होते, नौजवान भी होते, जो हुक्का पीते। वहां पे 3 से 4 हुक्के मौजूद होते जो एक दूसरे को देते रहते और बैठ के हुक्का भी पिया जाता, गपशप की जाती। और अगर कोई फिल्म देख कर आया होता तो वो सारी कहानी सुनाता कि जो मैंने फिल्म देखी कैसी थी, और बाकी लोग बेचैन होते, हाँ यार बताओ कैसी थी, और वो पूरी कहानी को उनको बैठ के सुनाता। इसी तरह दुख सुख को बांटा जाता, किसकी शादी होने वाली है, कौन कितनी मदद कर सकता है, कौन कितना अनाज दे सकता है, कौन कितना जहेज में मदद कर सकता है। और इसी तरह अगर किसी के यहाँ दुख की कोई खबर होती तो ये सारे जमा हो जाते। यूं कह लीजिए उस दौर में ये एक बेहतरीन मोहब्बत करने वाले लोग थे। लेकिन एक रात सब अपने घरों में सो रहे थे। आज सर्दियों की अभी आमद थी, शदीद सर्दियां शुरू नहीं हुई थी, लेकिन शायद आज शाम से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। जब लोग सुबह उठे थे तो उन्होंने उसी वक्त ही बादलों को आसमान पर देखा था, लेकिन सारा दिन वो रुके रहे, जैसे शाम को बरसने को तैयार थे। और जैसे ही शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया, वो काले स्याह बादल जो पूरे आसमान पे छाए हुए थे उसके अंदर से बिजली चमकना शुरू हो गई। जब काले स्याह बादलों के अंदर से बिजली चमकती है तो एक हैबत सी,
मालूम होती है। आज वो लोग जब रात को इकट्ठे हुए थे तो सब कह रहे थे किसी वक्त भी ये बरस सकता है। अभी बातें शुरू ही हुई थी कि वो रिम झिम शुरू हो गई। जो पहले ही इस मंजर के लिए तैयार थे, किसी ने अपनी गाय को, किसी ने अपनी बकरी को, किसी ने अपने सामान को अंदर रखना था इस बारिश से बचाने के लिए, तो वो सब एक दूसरे को खुदा हाफिज करते हुए आज निशिस्त को बर्खास्त करके चले गए थे कि कल मिलेंगे, बारिश शुरू हो गई है। यूं आज निशिस्त तो ना हो सकी, सब अपने अपने घरों को चले गए और जाते ही जो सामान जो बारिश में भीग ना जाए, कोई अनाज या कोई भी चीज़ थी, उसको संभालना शुरू हो गए। यहाँ तक कि देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटे तक बारिश होती रही कि उसके बाद बारिश थम सी गई, लेकिन हर तरफ पानी पानी हो गया था। इतने जोर से वो बादल जो गरज रहे थे, जो बिजली चमक रही थी, फिर ऐसी मूसलाधार बारिश बरसाई कि हर तरफ जल थल हो गया था। ठंड में एकदम से इजाफा हो गया था, हवा चलना शुरू हो गई थी। लेकिन सब अपने अपने घर में मौजूद बिस्तर के अंदर इस तरह दबक गए थे कि उस बरसती बारिश ने, सर्दियों की आमद थी लेकिन आज ही काफ़ी ज़्यादा ठंड पैदा कर दी थी। तो जो अभी रज़ायाँ जिन्होंने नहीं निकाली थी, लेकिन आज की रात उनको रज़ायाँ निकालनी पड़ गईं। सब अपने अपने रज़ाइयों में सोए हुए थे कि रात का कौन सा पहर था कि फिर से बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन उस बारिश के साथ साथ ऐसे जोर जोर से बादल गरज रहे थे, बादल के गरजने की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि उस गांव के अंदर काफ़ी लोग उस खौफ से जाग गए थे। कुछ घरों में बच्चे भी डर के जाग गए थे। बादल यहाँ सिर्फ ऐसे ज़ोर से गरज रहे थे, बल्कि कभी कभी एक धमाके की सी आवाज़ होती, शायद बिजली कहीं पे गिरी होती। जब बादल जोर से गरजते हैं और बिजली एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ चमकती है तो बहुत सारे लोग जाग जाते हैं। शायद इस शोर शराबे में इस गांव में भी कुछ लोग जाग गए थे और वहीं पे एक घर था, रहमत अली का घर। रहमत अली अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर में सोए हुए थे कि एक जोरदार बादल की गड़गड़ाहट के साथ जब बिजली जोर से चमकी, एक जोरदार आवाज पैदा हुई, तो रहमत अली भी जाग गए। लेकिन अपने बिस्तर में ही दबके हुए थे। जानते थे कि सोने से पहले सारा सामान जो बारिश में भीग न जाए वो भी अंदर रख चुके थे। लेकिन बारिश, बादलों के तेवर बताते थे कि बरस भी चुके और मजीद बरसेंगे कि उसी वक्त उनको दरवाजे पे दस्तक की आवाज सुनाई दी। लकड़ी का वो दरवाजा जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, वो बंद करके सोए थे। अंदर वाली साइड से उन्होंने कुंडी लगा दी थी। उस दौर के अंदर जो कुंडी का सिलसिला होता था वो एक जंजीर नुमा कुंडी होती थी। मॉडर्न कुंडियां आ गई हैं गांव के अंदर, आज भी शायद ये मौजूद हैं। पुराने घरों के अंदर एक जंजीर नुमा कुंडी होती थी, उसको उठाकर वो फंसा देते थे। और इसी तरह की एक कुंडी दरवाजे की बाहर वाली साइड से भी होती थी। जब कोई मेहमान या बाहर से कोई दरवाजे पे आता था तो उसी लोहे की कुंडी को पकड़ के जोर जोर से दरवाजे पे मारता था तो एक अच्छी खासी आवाज पैदा होती थी। और राज तूफानी रात के अंदर रहमत अली के कानों ने आवाज को सुना। दरवाजे के बाहर खड़ा कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। इतना शोर था कि उनको समझ ना आई कि रात के इस पैर कौन आ सकता है। लेकिन क्योंकि वो सब दुख सुख में शामिल होने वाले लोग थे, कभी भी किसी लम्हे भी कोई किसी को जगा सकता था, मदद मांग सकता था और वो लोग फौरी मदद के लिए तैयार हो जाते। उस वक्त वो अपने बिस्तर से उठे, उस इंतहाई गर्म किए हुए बिस्तर से जो ठंड का एहसास दिला रहा था इर्द गिर्द का माहौल, लेकिन उस गर्म बिस्तर ने उनको एक गरमाइश पहुंचाई हुई थी। उससे निकलने को उनका दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ये सोच के गांव का कौन सा शख्स है जो मुसीबत में है और इस वक्त दरवाज़ा खटखटा रहा है, ना चाहते हुए भी उस गर्म लिहाफ से वो बाहर निकले तो बीवी की आवाज़ आई। शायद वो दूसरी चारपाई पे लेटी हुई जाग चुकी थी कि अल्लाह खैर करे, सब खैर है ना। इस टाइम कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो बोले हाँ मैं देखता हूँ। लेकिन उन्होंने
उससे पहले माचिस उठाई और माचिस उठा के लालटेन के अंदर आग को जलाया। जब लालटेन जल चुका तो एक रोशनी पैदा हो गई। उस लालटेन को उठाए जब वो उस कमरे से बाहर निकलने लगे तो उनको अंदाजा हुआ कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश कि वो जैसे ही अपना पहला कदम बाहर रखेंगे तो पूरा वजूद बारिश के अंदर भीग जाएगा। लेकिन जो दरवाजे के बाहर मौजूद था मुसलसल उस कुंडी को हाथ में पकड़े खटकाए जा रहा था। यकीनन किसी मुसीबत में था, परेशानी में था। वो भी तो गरीब पूरी बारिश में भीग चुका था और किसी को मदद की जरूरत थी। तो इसलिए रहमत अली ये परवाह किए बगैर कि मुझे ठंड लग सकती है, बाहर बहुत तेज बारिश है, लालटेन को इस तरह बारिश से बचाते हुए कि यह बुझ ना जाए, जैसे ही कमरे से बाहर उन्हें कदम रखा तो बारिश ने उनका इस्तकबाल किया और तेज बारिश उनके वजूद पे जैसे ही गिरी उनका वजूद भीग गया। वो अपने उस सहन के अंदर चलते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। शायद बाहर वाले को बहुत जल्दी थी। उसने एक सेकंड के लिए भी वो जो कुंडी हाथ में पकड़ी हुई थी उसको खटखटाना बंद नहीं किया था। वो मुसलसल खटखटाए जा रहा था। लेकिन उस तेज बारिश के शोर की वजह से, उस बादलों की गड़गड़ाहट की वजह से शायद इर्द गिर्द के घरों को वो आवाज नहीं जा रही थी। रहमत अली और उसकी बीवी ने उस आवाज को सुन लिया था। रहमत अली जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे ऊंची आवाज में बोले, भाई रुक जाओ, आ रहा हूं, ठहर जाओ। अब वो भीग तो चुके थे लेकिन तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि जल्दी से उस शख्स तक पहुंचूं जो सांस ही नहीं ले रहा कि रुक जाए, कुछ सेकंड के लिए दरवाजे को खटखटाना बंद कर दे। अमूमन जब गांव में कोई रात के इस पहर दरवाजा खटखटाता है तो पहले पूछा जाता है कौन है भाई, और बाहर से जो भी गांव का शख्स मौजूद होता है वो अपना नाम पुकार के कहता है, मैं हूं फलाना, दरवाजा खोलिए, और पहचानने के बाद दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन आज इस बरसती तूफानी बारिश के अंदर जिस तरह वो भीगते हुए गए थे, वो खड़े होकर नहीं पूछ सकते थे कौन है, बस वो चाहते थे दरवाजा खोलें या तो उसको अंदर बुला लें जल्दी से, वो भी बारिश में भीग रहा होगा, सर्दी हो चुकी थी आज। तो तेजी से दरवाजे के करीब पहुंचे और कुंडी को खोल दिया। जैसे ही कुंडी खोल के दरवाजे को पकड़ा और उसके दोनों पट खोल दिए, दरवाजा क्या खुला कि उसी वक्त एक जोरदार बिजली आवाज, एक धमाका बिजली का, जैसे कहीं पे बिजली गिरी हो, और उस जोरदार आवाज के साथ ही पूरी बिजली ने इस गली को, इस दरवाजे पे खड़े मंजर को, हाथ में पकड़े उस रहमत अली को और हर जगह को ऐसा रोशन कर दिया जैसे उस आसमानी बिजली ने चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैलाई। तो वहीं पे सामने खड़े हुए उस मंजर को देख के रहमत अली के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। सामने का मंजर ही बहुत भयानक था। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक गांव की तरह लिबास पहने एक शख्स खड़ा था। उसने धोती पहन रखी थी और धोती के ऊपर एक कमीज पहन रखी थी, लेकिन जिस जगह पे उसकी गर्दन होनी चाहिए थी उस जगह पे उसकी गर्दन कटी हुई थी, इस अंदाज में जैसे अभी अभी किसी ने तलवार का एक जोरदार वार करके उसकी गर्दन को काट दिया हो और ऐसा खून उबल रहा था उस गर्दन के अंदर से, फुआरा सा जैसे उबलता है, जैसे किसी ने अभी तलवार मारा हो और गर्दन कट के नीचे गिर गई हो और एक खून का फुआरा उबलना शुरू हो गया हो। तो उसकी कटी हुई गर्दन के अंदर से खून उबल रहा था। गर्दन कहीं नीचे गिरी पड़ी थी, कहां थी ये तो रहमत अली ना देख सके। दरवाजा क्या खोला और सामने के एक मंजर को देखा कि कटी हुई गर्दन के साथ कोई खड़ा है। तो बस इतना याद था कि एक जोरदार चीख मारी। वो चीख इतनी जोरदार थी कि बीवी ने सुन ली, जो पहले ही बेचैन होकर दरवाजे में आके खड़ी हो गई थी, जो अभी बारिश में तो नहीं भीगी थी लेकिन कमरे के दरवाजे में खड़ी थी कि सब खैर है ना, क्या हुआ है। शौहर की जैसे ही आवाज सुनी भागती हुई बाहर की तरफ पहुंची। जब बाहर गई तो देखती है दरवाजा खुला हुआ है और शौहर बेहोश पड़े हैं, लालटेन उनके हाथ से गिर चुकी है। भागते हुई अंदर गई, बच्चों को और सबको जगा के लाई, जल्दी से आओ तुम्हारा बाप बेहोश हो गया है। सारे भागते हुए आए, मुश्किलों से बाप को उठाया
रहमत अली की बीवी ने गली में झांक के देखा, गली में कुछ भी नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया, वो शौहर को अंदर लेके आए। बड़ी मुश्किलों से शौहर को होश में लाया गया। रहमत अली होश में तो आ गए, लेकिन इतने खौफजदा थे कि कुछ भी ना बताया। बीवी पूछती रही, बच्चे पूछते रहे, लेकिन वो चुप से रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। अब बीवी बेचैन थी, शौहर से पूछ सके। अब शौहर हिम्मत कर चुके थे कि अगर ये बात बीवी को और बच्चों को बता दी तो ये बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे। मैं तो जिस खौफ की वजह से बेहोश हुआ हूं, मेरे साथ जो भी हुआ है वो तो सो हुआ है, इनको क्यों परेशान करूं, ये सोच के उन किसी को भी कुछ नहीं कहा। कहा शायद कोई सांप था या कोई ऐसी चीज थी, मैं डर गया हूं और मैं गिरा हूं, बेहोश हो गया। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। रात को जब वहां पे सारे इकट्ठे हुए तो वहीं पे रहमत अली भी उन लोगों में शामिल था और वो बेचैन था कि वहां के बुजुर्गों के सामने रात वाले मामले को डिस्कस कर सके। जब वहां सारे जमा हो गए तो उसने बुजुर्गों के सामने बैठ के कहा, सिराजुद्दीन सच कहता है। सबने चौंक के यूं उसकी तरफ देखा जैसे वो क्या कह रहा है। तो रहमत अली बोला, सिराजुद्दीन सच्चा है। मैंने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया था और गांव के लोगों ने भी उसकी बात को यकीन नहीं किया था, लेकिन वो सच कह रहा है। और सबकी आंखों में ऐसे खौफ उभर आया कि जैसे क्या हुआ है रहमत अली को, वो क्या कह रहा है। रहमत अली ने कहा, हाँ वो सच है और मैं आप सबको इसलिए बताने जा रहा हूं। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता आप खवातीन और बच्चों को बताएं, लेकिन वो हादसा मेरे साथ भी हो चुका है जो सिराजुद्दीन के साथ हुआ था। सिराजुद्दीन इसी गांव का ही एक शख्स था। उसकी एक सोसाइटी बुरे लोगों के साथ थी। वो चोरी चकारी भी कभी कभार कर लेता था और कुछ यार उसने इस तरह के बना रखे थे जिनके साथ वो रातों को निकल जाता, देर तक घर वापस ही ना आता और अक्सर लेट ही अपने घर को पहुंचता। गांव के लोग उसको कई दफा समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र नौजवान तो नहीं था, 40 साल की उम्र को पहुंच चुका था, लेकिन एक ऐसा बदमिजाज शख्स जो किसी की ना सिर्फ सुनता नहीं था बल्कि मन मौजी था, जो उसके मन में आता करता। अपने गांव में तो उसने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन दूसरे गांव में जाके चोरियां करता था। मुख्तलिफ बुरे यारों की बुरी सोहबत में दारू पीता था, बीड़ी पीता था। लेकिन एक रात वो अपने दोस्तों से वापस आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ कि सुबह गांव के लोगों ने देखा वो जो गांव का कुआं था जिससे अब कोई भी पानी नहीं भरता था लेकिन अब भी मौजूद था, उसको बंद नहीं किया गया था। उस कुएं के पास सिराजुद्दीन बेहोश पड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने उसके घर वालों को इतला दी, बाकी लोगों को भी बुला के लाए और यूं सिराजुद्दीन को उठाकर गांव ले गए। वो अभी तक बेहोश था। उसको होश में लाने की कोशिश की गई लेकिन उसको कोई होश नहीं था। वो यही समझे शायद कोई नशा करके आया है या क्या करके आया है जिसकी वजह से बेहोश हो गया। लेकिन जब वो होश में आया तो उसके घर वालों ने बताया। उसके घर वाले, उसकी फैमिली तो बहुत शरीफ थी, वो तो खुद उसको कई दफ़ा मना कर चुके थे। उसके बाप और उसकी बीवी ने बताया कि उसको शदीद बुखार हो गया है, वो शदीद खौफजदा है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि सारे परेशान हो गए। तकरीबन 3-4 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा और जब 3-4 दिन के बाद उसका बुखार उतरा तो वहीं पे एक ऐसी बात सुनने को मिली। वो रात को जो वो उस घर के अंदर बैठते थे तो वहाँ पे डिस्कस हुआ कि सिराजुद्दीन ने किसी अजीबो गरीब चीज़ को देखा है। तो बुजुर्गों ने कहा अगर ऐसी बात है तो सिराजुद्दीन को बुलाया जाए, हम खुद उसके मुंह से सुनेंगे क्या हुआ है। सिराजुद्दीन अब बेहतर हो गया था, चल फिर सकता था, तो उसको गाँव के लोगों ने बुलाया और उससे पूछा, सिराजुद्दीन ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या हुआ है। तो उसके चेहरे पे जो पहले से ही खौफ था वो एकदम से बढ़ गया और उसने गांव वालों को ऐसे देखा जैसे इन्हीं में से कोई खौफनाक शक्ल का बंदा बैठा है और वो गांव वालों को देख के ही डरना शुरू हो गया। बुजुर्ग बोले, डरो मत सिराजुद्दीन, बताओ हमें क्या हुआ है। तो सिराजुद्दीन ने बताया, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था कि आधी रात को मैं घर की तरफ वापस आ रहा था। मैं उसी रास्ते की तरफ से आ रहा था
जो एक शॉर्टकट रास्ता है। मैं रातों को फिरता रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, और मैं उसी रास्ते से आते हुए पहले मैं नहर के साथ चलता रहा, जिसकी एक तरफ सारे दरख्त हैं और एक तरफ नहर है। पहले मैं नहर के नीचे जो कच्चा रास्ता है उसी पे चलता रहा हूँ, और फिर मैं नहर के ऊपर आ गया। चलते चलते फिर नहर का जहाँ पुल आया, मैंने पुल को क्रॉस किया और दूसरी सिमत चलना शुरू कर दिया, और फिर उस पगडंडी की तरफ आ गया जो गांव की तरफ आती थी। और वहीं रास्ते में वो कुआं आता है जो गांव से काफी दूर है। मैंने उस कुएं की तरफ देखा, एक रोशनी सी हो रही है, जैसे लालटेन किसी ने नीचे जमीन पर रखा हो और वो जल रहा हो, लेकिन मुझे लालटेन नजर ना आया, लेकिन एक रोशनी सी नजर आई। मैं कहा, ये कौन है रात के इस पर, क्या कर रहा है? और तभी मैंने वहां पे देखा एक शख्स नीचे जमीन पे झुका हुआ है। वो रोशनी के शायद करीब कहीं गया है, तो मैंने उसे झुके हुए देख लिया है। उसका मुंह दूसरी तरफ था और उसकी कमर मेरी तरफ थी। वो नीचे झुक कर कुछ कर रहा था, तो मैं रुक सा गया कि ये कौन है और यहां पे इस वक्त रात के टाइम क्या कर रहा है। यकीनन लालटेन उसकी अगली तरफ था, जिसकी रोशनी उस शख्स पे तो पड़ रही थी, लेकिन लालटेन नजर नहीं आ रहा था कि एकदम से वो शख्स सीधा खड़ा हुआ है। और जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ है तो मैंने देखा है उस शख्स का सर गर्दन पर नहीं था, और उसी वक्त वो सीधा खड़ा हुआ है, उसकी कमर मेरी तरफ थी, और उसी वक्त वो जब सीधा खड़ा हुआ है तो मुड़ गया है ऐसे जैसे वो मुझे देख रहा हो। उसने मुड़ के मुझे देखा तो उसकी तो गर्दन ही नहीं थी, तो उसकी आंखें कहां से आती। वो कटे हुए सर के साथ मुझे खड़ा देख रहा था, और जैसे ही मैंने उसे देखा, एक सर कटा मेरे सामने खड़ा है। उसी वक्त मैं ऐसा खौफजदा हुआ, डरा कि मैं गिरा और बेहोश हो गया। मैं कैसे घर पहुंचा, कौन मुझे लेके आया, मुझे याद नहीं। उसके बाद मुझे शदीद बुखार रहा, और अभी तक मैं सोचता हूं तो वो इतना खौफनाक था। उसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही थी वो किसकी रोशनी थी? वो सूरज के चांद की रोशनी तो नहीं थी, जैसे लालटेन टाइप कोई रोशनी हो जो उसके पूरे वजूद पे पड़ रही थी, और वो रोशनी इर्द गिर्द नहीं थी, सिर्फ उसके वजूद पर थी, और वो कटे हुए सर के साथ था। मुझे अच्छी तरीके याद है उसकी गर्दन नहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन पे खून भी नहीं था। जिस जगह से गर्दन को काटा गया था, लगता था कि गर्दन को कटे हुए कई घंटे या कई दिन हो गए, उसका खून रुक चुका था, वहां पे कोई खून नहीं था। बस मैंने आखिरी मंजर ये देखा। मैं जब भी रात होती है तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है, मैं शदीद खौफजदा हो जाता हूं। अब वो सब गांव वालों के सामने ये बात सुना रहा था, लेकिन सारे उसकी बात को सुन के इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि एक नशा करने वाला शख्स है, कोई नशा कर लिया होगा और इस तरह की बातें कर रहा है। कुछ देर वो वहां पे मौजूद रहा और उसने कहा मुझे मेरे घर छोड़ दो, और उसको एक शख्स गया उसके घर छोड़ आया। तो गांव के लोग कहना शुरू हो गए, किसकी बातों को सुन रहे हैं, ये नशई सा बंदा है, नशा करता है, इस तरह की बातें कर रहा है, सर कटा, ये है वो। होता तो हमें ना नजर आता। खैर उसकी बात को इग्नोर कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा इसकी बात को सीरियस लेने का कोई फायदा नहीं है, ये तो है ही इस तरह का बंदा, डर गया है, वो नशा वशा कर लिया होगा। लेकिन अब रहमत अली बैठे सबको बता रहे थे कि वो सच कह रहा है, सर कटा है। और सब उसकी तरफ इसलिए परेशान होकर देख रहे थे, क्या कह रहे हो रहमत अली, तुम्हारी बात को तो कोई भी नहीं झुठला सकता, तुम एक इंतहा के पढ़े लिखे और एक ऐसे शख्स हो जो बिल्कुल इन चीजों पे यकीन करता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। जिंदगी की उस उम्र में हो तो तुम्हारी हर बात सबके लिए बहुत अहम है, क्या हुआ है? तो रहमत अली ने बताया कि कल रात को दरवाज़ा जब खटक रहा था, मैं खटका रहा था, कोई मैं बाहर गया तो ना सिर्फ वो सर कटा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था धोती पहन के, बल्कि इस तरह उसकी गर्दन कटी हुई थी जैसे अभी किसी ने छुरी का वार करके, तलवार का वार करके या कोई भी वार करके उसकी गर्दन को काटा हो, और जैसे ही गर्दन कटती है एक खून का फुआरा उबल पड़ता है, ऐसे ही एक खून का फुआरा उबल रहा था उसकी गर्दन के अंदर से। ये मैंने आखिरी मंजर देखा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरी बीवी बच्चे मुझे उठाकर अंदर तो ले गए, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं इतना डरा हुआ था, उनको कुछ नहीं बताया। उनको तो जैसे कैसे मैंने कवर कर लिया ताकि वो डरे ना। मैं बेचैन था आप लोगों के सामने पहुंचूं और आपको बताऊं कि वो सच कह रहा है। सिराजुद्दीन ने जो देखा है वो बिल्कुल ठीक है, सर कटा है। उसने रात मेरा दरवाजा खटखटाया है। अब गांव के लोग फिक्रमंद हो गए कि इसका मतलब है वो सच्चा था, हमने उसको नशेई समझ के उसकी बात को इग्नोर किया, लेकिन वो सच कह रहा था। तो अब आपस में
चेमे गोयां होने लगी तो अगर सर कटा है तो उसका हम क्या करेंगे? वो तो किसी के सामने आया, वो तो कोई भी डर के बेहोश हो जाएगा। सिराज रहमत अली जैसा बंदा, इतना दिलेर बंदा, बहादुर बंदा, समझदार बंदा, एजेड बंदा, बुजुर्ग बंदा, वो घबरा कर बेहोश हो गया है तो कोई और कैसे बर्दाश्त करेगा? कुछ देर महफिल लगी रही। अब क्या हल निकल सकता था उसका? कोई हल ना निकला। महफिल बर्खास्त हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो गांव वाले, जहां औरतों को अभी तक नहीं बताया गया था, उनसे छुपाया गया था, बच्चों से छुपाया गया था कि वो खौफजदा हो जाएंगे, मर्दों को तो पता था और तय कर लिया गया था कि औरतों से इस बात को छुपाना है, कि उस रात गांव के लोग फिर से अपने अपने कमरों में सो रहे थे। और ये रात का कौन सा पहर था कोई नहीं जानता। वहीं गांव की एक औरत अपने कमरे से बाहर निकली। आज सुबह से ही उसका पेट खराब था। वो कई दफा बाहर जा चुकी थी और अभी वो फिर इस नियत से उठी थी कि उसको बाथरूम की हाजत आई थी। अब वो सोच रही थी मैं किसको लेकर जाऊं, अकेला भी औरतें घरों से बाहर खेतों में नहीं जाती थी। उसने उसी अपने घर में मौजूद अपनी हम उम्र औरत जो उसकी भाभी थी उसको जगाया। भाभी जानती थी कि इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है और इसको फिर हाजत के लिए बाहर जाना होगा और औरतें रातों को अकेले नहीं जाती। उसने कहा हाँ भाभी मैं आपके साथ चलती हूं। वो उठकर खड़ी हो गई। वो दोनों कमरे से बाहर निकल के जैसे ही सहन में पहुंची हैं तो वो दरवाजे के करीब गई हैं, जिस दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी कि उस दरवाजे को खोलें और बाहर की तरफ जा सकें। अभी वो दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रही थी कि एकदम से इस भाभी को उठाया गया था। वो बोली भाभी रुको, मैं अंदर से अपना दुपट्टा लेकर आती हूं। वो सर पे दुपट्टा ओढ़ना भूल गई थी। नींद से जागी थी इसलिए ऐसे ही आ गई थी। लेकिन फिर उसको याद हुआ कि बुजुर्गों ने कहा था रात के टाइम खाली दुपट्टे के बगैर, खाली सर, बाल खुले हों, नजर आ रहे हों, नहीं जाना चाहिए। तो वो दुपट्टा लेने के लिए जैसे ही उस जगह से मुड़ी तो चांदनी रात होने की वजह से उसकी निगाह सीधी अपने कमरे की छत पर गई। और जैसे ही उसने कमरे की छत की तरफ देखा तो एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। और जैसे उसके मुंह से चीख निकली, वो खातून जिसका पेट खराब था, जो दरवाजे के साथ खड़ी थी, उसको चीखता देख के एकदम से डरी और मुड़ के उसकी तरफ देखा कि ये क्या हुआ है उसके। और जैसे उसने देखा कि वो सामने की तरफ देख के चीख रही है, उसकी निगाह भी सामने की तरफ गई तो वो भी उसके साथ चीखना शुरू हो गई। वो दोनों जोर जोर से चीखें जा रही थीं कि घर के बाकी लोग भी जाग गए। और जब उनको चुप कराया गया तो वो होश में नहीं आ रही थी, बस ऊपर की तरफ देखे जा रही थी और चीखे जा रही थी। घर वालों ने सामने छत की तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सहमी हुई, डरी हुई ऊपर देखे जा रही थी। मोहल्ले वाले भी जाग गए, इर्द गिर्द वाले भी जाग गए। वो भी उठना शुरू हो गए कि इनके घर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। उधर से भी खवातीन उठ के, बुजुर्ग उठ के उनके घरों में आ गए। क्या हुआ? उन खवातीन को संभाला गया जो अभी तक ऊपर देखे जा रही थी और चीखे जा रही थी। और उनके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा था कि वो सामने की तरफ उंगली का इशारा करती और चीखना शुरू कर देती और सिर्फ एक जुमला कह रही थी, खून खून खून। वो सारे उनको चुप करा रहे थे लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। वो शायद डर गई थी, उनका वहम था। बड़ी मुश्किलों से उनको कवर किया गया, पानी पिलाया गया, होश मिलाया गया। जब वो इस काबिल हुई कि बता सके, उनका होश खौफ कम हुआ तो उसके बाद वो बोलने के काबिल हुई। उनसे पूछा गया अब बताएं क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि छत पे एक आदमी बैठा हुआ था, उसकी गर्दन कटी हुई थी और जिस जगह से गर्दन कटी थी वहां से खून इतना ज्यादा बह रहा था कि वो पूरा खून उसकी कमीज और उसकी पूरे वजूद के ऊपर भर गया था। इतना ज्यादा खून था कटी हुई गर्दन की वजह से कि वो उबल उबल के खून उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले चुका था, खून से भरा हुआ था। और दूसरी ने भी सेम यही गवाही थी, हाँ वो सर कटा था और खून से भरा हुआ था। उसकी कटी हुई गर्दन से इतना खून निकल रहा था कि पूरा वजूद उसका खून से भीग चुका था। मर्द तो पहले ही जानते थे इस बात को, लेकिन उन्होंने औरतों को कवर किया कि नहीं तुम्हारा वहम होगा, डर गए होंगे,
ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन औरतों को खौफ तो कम कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया, और बाकियों को यही समझा दिया गया ये डर गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब गांव के लोग जमा थे कि मामला गड़बड़ जरूर है, अब क्या करें। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है आमिर। आमिर कहते हैं ये वाकयात कुछ मुझ तक भी पहुंचे थे। हमारा एक बड़ा सा घर था, इन लोगों के घर से काफी फासले पे, लेकिन ये 3 घर इकट्ठे बने हुए थे। हमारा घर था, हमारे चाचा का घर था, और उससे बड़े ताया का घर था। हम खाते पीते लोग थे। हमारे घर में मुलाजिम भी थे, और हमारा जो घर बना हुआ था ये 2 मंजिला था। मैं नीचे वाले कमरे में ठहरता था, और हमारे घर के अंदर एक बोहड़ का बड़ा सा दरख्त था। इतना बड़ा दरख्त था कि हमारा सहन भी बहुत बड़ा था, और उसकी छांव सारा दिन हमारे सहन पे पड़ती थी। मैंने सुन रखा था कि इस गांव के अंदर कोई सरकट आया है, कुएं के पास है। कुछ कहानियां मेरे सुनने में आई थी कि किसी ने कुएं के पास देखा है, किसी ने कुछ देखा है, और मैं हमेशा से हंस पड़ता था। मैं इन बातों को मानने वाला नहीं था कि हमारे शहर के अंदर कहां से सरकट आ गया, कि ये कैसी बातें हैं, ये सारी फजूल सी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें इतनी तफसील से मैंने नहीं सुनी थी कि किसी के दरवाजे के बाहर आया, किसने छत पे देखा और सिराज दिन ऐसे डरा था। मैंने एक सरसरी से सुन रखा था। मैं तो सुनने को भी तैयार नहीं होता था कि यार क्या बात कर रहे हो, हमें फजूल सी बातें। आज के दौर में कहाँ जिन भूत और ये सरकटे आ गए, ऐसे बातें बना रखी हैं लोगों ने। उन्हीं दिनों सिनेमा में एक मूवी लगी थी, ऐसी सुपर हिट मूवी थी कि उसकी टिकटें ही नहीं मिल रही थी। मेरे पास साइकिल होती थी, मैं स्टूडेंट था, और साइकिल पे पढ़ने के लिए मुझे काफ़ी दूर जाना होता, तो अब्बा ने, हम खाते पीते लोग थे, मुझे साइकिल लेकर दी हुई थी। बहुत कम लोगों के पास साइकिल होती थी। हमारे अब्बा जब तक जिंदा रहे उन्होंने हमें बहुत दुनिया जहान की खुशियां ला कर दी। जब अब्बा चले गए तो हमारे घर में हर चीज़ मौजूद थी। वो इतना कमा गए थे, इतना बना गए थे, हमें किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं हुई थी। उनके जाने के बाद ही सिवाय कि उनकी कमी महसूस होती, अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। हमारे वाले साहब एक मखसूस बेहतरीन किस्म की शहर से पढ़े लिखे थे, अपने लिए एक छड़ी लेके आए थे। स्टिक थी जिसको आगे से कर्व होती है, घूमी हुई होती है, उसको पकड़ के चलते, और नायाब किस्म की लकड़ी की वो बनी हुई थी। उसके ऊपर चांदी का काम हुआ था, जहां पे दरमियान में उसके चांदी के इस तरह नक्श थे। वो हमारे वाले साहब हर वक्त अपने वो बैत कह लीजिए अपने हाथ में रखते थे। वो इतने बुजुर्ग नहीं थे कि उनको बैत की ज़रूरत पड़े, उनको सहारे की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी और ऐसी चांदी का उसका काम था कि हर वक्त वो बस अपने हाथ में रखते थे, बैत टाइप। उनके जाने के बाद मेरे बड़े भाई उसको हमेशा दिल से लगा के रखते कि हमारे वालिद की निशानी है। अब उस दिन चाचा ने आके बताया कि भाई आखिरी शो 10 बजे है, सिनेमा की मैं टिकटें ले आया हूं। तो हम लोग सारे सिनेमा चल रहे हैं। आमिर कहता है मैं, मेरा बड़ा भाई, चाचा, उनके बेटे, हम तकरीबन 6-7 लोग तैयार हो गए कि हम सिनेमा चलते हैं। हमारे घर से वहां तक तकरीबन कोई 1-1.25 घंटे का सफर था। तेज तेज चलें तो 1 घंटा, वरना 1.25 घंटा लग जाता था। अब 10:15 बजे वाला शो था, आखिरी शो चलता था, और पौने 3 घंटे का शो होता। हम लोग टाइम से पहले ही घर से निकल पड़े। मेरे भाई ने रात को एहतियातन कि रास्ते में जिस तरह कोई सांप ना हो, कोई बिच्छू ना हो, इस तरह की चीज़ ना हो जिसलिए वारिस साहब भी उठाते थे। गांव के लोग डंडा या कोई चीज़ अपने हाथ में रखते हैं, तो एक ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत बैत था, तो मेरा भाई हर वक्त अपने हाथ में रखता, रात को स्पेशली बचने के लिए कि कुत्ता आ जाए या सांप बिच्छू हो, इसके लिए उसने उठा लिया। अब हम जा रहे हैं तो एकदम चाचा बोले मेरे बड़े भाई से कि यार ये बैत मुझे दे दो यार, कि मतलब उनको ज़रा चलने में अंधेरे में मसला हो रहा था, तो उन्होंने बैत मांगा। तो भाई बोले नहीं चाचा, ये मेरे अब्बा की निशानी है, आपको भूलने की बीमारी है, इधर उधर आपने घुमा दिया, ये मैं आपको नहीं दे सकता। और भाई का मतलब यही था कि चाचा कहीं घुमा ना दे, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे अब्बा की उस निशानी से। मैंने भी चाचा से कहा चाचा जानते तो हैं आप
वो बहुत प्यार करता है, आप घुमा ना दें, बट रुक के मैं कोशिश करता हूँ। मैंने भाई से कहा, अरे यार मैं चाचा के साथ हूँ, वो टिकटें लेके आए हैं, सिनेमा लेकर जा रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगा ना, तू दे दे, मैं ख्याल रखूंगा। भाई ने मेरी बात मान ली, वो बैत चाचा को दे दिया। चाचा बड़े प्यार से उस बैत को संभाले हुए आगे चल पड़े। हम लोग सिनेमा पहुंच गए। चचा को जो टिकटें मिली थी वो सबसे आखिर की मिली थी, बिल्कुल आखिर की सीटें जो दीवार के साथ थी। रश इतना ज्यादा था कि पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ था। हमने बैठ के मूवी देखी, बहुत जबरदस्त मूवी थी। और जब मूवी खत्म हुई तो हम फौरी बाहर निकले, क्योंकि अब एक लंबा सफर था जो तय करके हमको घर पहुंचना था और ऑलरेडी रात हो चुकी थी। हम लोग तेज तेज चलते हुए घर की तरफ पहुंच गए। हम तकरीबन घर के करीब ही पहुंचे थे कि एकदम से मेरा भाई आगे आगे था, मैं और चचा पीछे आ रहे थे और सिनेमा की उस मूवी को डिस्कस करते आ रहे थे कि वो वाला सीन कैसा ज़बरदस्त था, वो वाली बात कैसे थी। एक मूवी की ही सारी डिस्कशन चलती रही। जब घर के करीब पहुंचे तो चचा एकदम चौंक गया और मेरी तरफ देख के ना रुक से गए, जैसे परेशान से हो गया। मैं कहा, खैर है चचा, क्या हुआ है? बोले, अरे मियाँ वो तो बैत वहाँ पे रह गया। कहाँ चचा? मुझे भी याद ना आया, वो तो सिनेमा में रह गया। और मैंने कहा, चचा ये क्या कर दिया आपने? वो तो अब्बा की निशानी है, भाई तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कहने पे उसने दिया था, मैंने जिम्मेदारी ली थी। वो इसलिए कह रहा था आपको भूलने की बीमारी, आप भूल के तो गुमा आएंगे। तो मुझसे बोले, भाग, तू भाग, साइकिल निकाल अपनी, जा लेकर आ। जानते थे मेरे पास साइकिल है, तो मैं साइकिल पे जाऊंगा, तेजी से वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा चाचा मैं देखता हूं। मैं तेजी से अंदर गया, साइकिल निकालने की कोशिश की तो साइकिल पिछले टायर में हवा ही नहीं थी। मैंने भाई से कहा, यार भाई चचा वो भूल गए वहां पे, वो जहां बैठे थे, कहते मैंने वहां पे रखा था, चल वहां पे चलते हैं। भाई ने कहा, तूने जिम्मेदारी ली थी, जा तू लेके आएगा, मुझे नहीं पता। उससे मैं चलता हुआ ऊपर चला गया, दरवाजा उसने बंद कर लिया। मैं परेशान, क्या करूं? मैं चला गया। अब मैंने कहा, लेकर तो आना है, अब्बा की निशानी है, मेरी जिम्मेदारी थी। अब हम जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से ही मुझे जाना था, और ये सारा वही रास्ता था जहां पे वो नहर भी आती, नहर के साथ नीचे कच्चा रास्ता भी आता। नहर का जो पुल था वो काफ़ी ऊंचा था, कच्चा रास्ता नीचे था, उसके साथ दरख्त थे, एक पुल बना हुआ था। जब हम घरों से चल के जाते तो उस पुल को अबूर करके नहर की दूसरी तरफ चले जाते थे, और नहर की दूसरी तरफ जब हम चलते तो वहाँ पे वो सारा रास्ता आता, जहाँ एक तरफ नहर होती और एक तरफ नीचे कच्चा रास्ता और दूसरी तरफ दरख्त ही दरख्त थे। और वहीं पे कुआं भी आता था, वही वाला कुआं जिसके मुतालिक लोगों ने मशहूर कर रखा था, यहाँ पे सर कुटाए। मेरे लिए तो ये चीज़ें फजूल थी, एक सिवाय खौफ के और कुछ भी नहीं था, कि लोगों का डर है, वहम है और कुछ भी नहीं है। मैं तेज़ दौड़ने वाले अंदाज में चलना नहीं, तेज़ दौड़ा तो नहीं, लेकिन इतना तेज़ था कि सांस मेरी फूल गई कि कहीं सिनेमा बंद ही ना हो जाए। सुबह तो मिलना ही नहीं, महंगा और नफीस काम हुआ है उसके ऊपर। खैर जैसे कैसे मैं पहुंच गया, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो ताला ही लगाने लगे थे। मैंने जाते ही उनसे मेहरबानी की, रिक्वेस्ट करने को कहा कि हमारा बैत रह गया है फ़लाँ जगह पे। बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नतें तरले की। वो जानते थे मेरे वालिद साहब को, वालिद साहब नामी गिरामी बंदे थे, कि मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाएं। वो मुझे अपने साथ लेकर गए, जहाँ पे चाचा हम लोग बैठे थे पीछे पीछे। वहाँ पे गए तो वहाँ पे किसी की निगाह भी नहीं पड़ी थी, वो बैत वहीं पे रखा हुआ था। मैंने जाते ही उठा लिया। मैंने कहा, जी मेहरबानी, ये मिल गया है। वापस आए, उन्होंने अपना बंद करना शुरू कर दिया। अब मैंने वापस जाना था। अब टाइम इतना हो चुका था तकरीबन कि अब मुझे घर पहुंचने में देर तो लगती, सांस तो पहले ही चढ़ चुकी थी, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता चलना था। पहले ही मैं तेज भागने वाले अंदाज में आया था। बैत हाथ में उठाए मैं चल पड़ा। चलते 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 आधा रास्ता मैंने तय कर लिया। मैं उस रास्ते पे पहुंचा जहां पे वो नहर शुरू हो जाती, और उस नहर की बड़ी सी पटड़ी सी जो बनी हुई थी, कच्चा रास्ता जो बना हुआ था, उस रास्ता वो कच्चा सा काफ़ी ऊंचाई पे था, और उसके नीचे एक कच्चा रास्ता भी था चलने के लिए, कि चूँकि जो नहर थी बहुत ऊंची थी, तकरीबन 3-4 फुट ऊंची थी, और उसके नीचे एक कच्चा रास्ता भी था और दरख्त भी नीचे की तरफ थे। मैं नहर के ऊपर चलता हुआ आ रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज आई, घुंघरू, जैसे घुंघरू बज रहे हो। मैं खटका, ये तो घुंघरू की आवाज है, क्लियर।
रात के इस पैर घुंघरू कहां से बज रहे हैं। मैंने एकदम से मुड़ के देखा पीछे की तरफ जहां से आवाज आ रही थी, तो मेरे पीछे एक आवारा सी बकरी जिसके गले के अंदर घुंघरू थे और वो चलती हुई इस अंदाज में आ रही है जैसे मेरी ही बकरी है और मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन उसके और मेरे बीच में तकरीबन कोई 20 कदमों का, 15 से 20 कदमों का फासला होगा। मैंने जैसे ही मुड़ के बकरी को देखा तो वहीं पे रुक सा गया, मुड़ा और रुक गया कि ये बकरी कहां से आई। ये तो बकरी भी रुक गई, वहीं पे खड़ी हो गई जैसे डर गई हो। मैं समझ गया किसी की बकरी है, रात को निकल आई है, अब डर रही है। कुत्ता या बकरी जब अपने मालिक को भूल जाएं तो किसी के पीछे भी चल जाते हैं, लेकिन मालिक मुड़ के देख ले तो उनको पहचान हो जाती है मालिक तो नहीं है, ये तो कोई और इंसान है, तो वो रुक से जाते हैं। इसलिए शायद वो डर गई थी। मैंने देखा वो डर गई है। मैं समझ गया वो एक घुंघरू की जो आवाज थी वो बकरी के गले से आ रही थी जो उसने पहन रखे थे। मैं फिर से मुड़ा और चल पड़ा। मैं जैसे ही चला तो घुंघरू की आवाज फिर से आना शुरू हो गई। वो बकरी चलती हुई मेरे पीछे आ रही थी। मैं चलता रहा और बकरी चलते 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 मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसके और मेरे बीच में जो एक फासला था वो खत्म हो गया। अब वो आवाज इतनी क्लियर आ रही थी कि वो बकरी बिल्कुल मेरे पीछे थी। और जब काफी मैं आगे चल चुका तो मैंने मुड़ के फिर से पीछे की तरफ देखा तो बकरी और मेरे बीच में तकरीबन 5 कदम का फासला होगा। लेकिन मैं जैसे ही रुका बकरी भी रुक गई। मैं कुछ देर खड़ा होकर बकरी को देखता रहा। हाँ, एक नॉर्मल सी बकरी थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन रुक क्यों गई है, मुझे डर क्यों रही है, ये सोच के मैं कुछ देर बकरी को देखता रहा। जैसे ही मैं चलना शुरू हुआ तो बकरी भी मेरे पीछे चलना शुरू हो गई, यहां तक कि बकरी चलते चलते बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गई। इतने करीब कि अब बकरी और मेरे बीच में कोई फासला ही ना रहा। अब बकरी बिल्कुल मेरे पीछे आ रही है। अब पहली दफा मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ कि बकरी को मैं मुड़ के देखता हूं, रुक जाती है तो बिल्कुल मेरे पीछे आ गई, ये माजरा क्या है। मैं ऐसे रुक सा गया जैसे बकरी को रास्ता दे दूं कि ये निकल जाए। एक साइड पे होकर चलना शुरू हो गया कि ये निकल जाए, लेकिन घुंघरू की आवाज अभी भी चलते हुए आ रही। मैंने मुड़ के नहीं देखा कि इसको रास्ता दे रहा हूं, लेकिन वो नहीं गई आगे। मैं पटड़ी, काफी चौड़ी पटड़ी थी, रास्ता था, मैं एक सिमत को हो गया तो मैंने देखा घुंघरू की आवाज उसी तरह आ रही है। पीछे मुड़ के देखा, चलते हुए रुका नहीं, तो बकरी भी उसी तरफ आ रही है, यानी पटड़ी के उस चौड़ी नहर की वो जो किनारा सा था, रोड सी थी कच्ची सी, उसकी एक साइड पे मैं चल रहा था और बकरी भी उसी एक साइड पे चल रही थी जहां पे मैं चल रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो मेरी उसी सिम चल रही है। मैंने चलते चलते दूसरी तरफ हो गया, कच्ची वो बड़ी सी जो सड़क थी उसकी दूसरी तरफ होकर चलना शुरू कर दिया, नहर की उस तरफ। जिस तरफ एक साइड पे नहर थी, अब मैं नहर के किनारे किनारे चल रहा था। तो मैंने देख रहा बकरी भी वहां से घूम के मेरे पीछे इधर आ गई है। अब मैं कुछ देर और आगे चला तो मैंने कहा यार बकरी भी मेरे पीछे इधर आ गई है। फिर मैं उस तरफ चला गया। जब मैं अब दूसरे किनारे की तरफ गया तो बकरी भी उस तरफ आ गई। मैं ऐसे 3 से 4 दफा इधर से इधर जाता तो बकरी भी मेरे पीछे इधर से उधर जा रही थी। मैंने कहा यार देखते हैं क्या माजरा है। मैं एकदम से नीचे उतर गया। जो कच्ची सड़क सी थी, ये तो ऊपर ऊंची एक वो नहर का किनारा था, सड़क सी थी कच्ची, एक कच्चा रास्ता नीचे भी था 3-4 फुट नीचे, जहां पे दरख्त भी थे सारे। मैं नीचे उतर गया। जब मैं नीचे उतरा तो क्या देखता हूं, बकरी भी नीचे उतर चुकी है। क्योंकि जिस जगह से मैं नीचे उतरा था वहां से बकरी के लिए उतरना मुश्किल था। मैं तो छलांग मार के उतरा था। तो क्या बकरी ने भी छलांग मारी है? लेकिन मैंने तो उसको छलांग मारते नहीं सुना। लेकिन बकरी भी मेरे पीछे नीचे आ रही थी। अब मेरे अंदर थोड़ा सा और खौफ पैदा हुआ कि रात को बकरी जिस तरह मेरे साथ कर रही है, ये माजरा क्या है। कि उसी वक्त मैं तेजी से ऊपर चढ़ा। 3-4 फुट की ही ऊंचाई थी। मैंने उसको पकड़ा और छलांग मार के ऊपर चढ़ गया। लेकिन पटड़ी पे जैसे ही चढ़ा, क्या देखता हूं, बकरी तो मेरे पीछे पटड़ी पे आ रही है, उसी कच्चे रास्ते पे आ रही है। तो ये कैसे ऊपर चढ़ी है? क्योंकि मैं इतना देख चुका था, जिस तरह ये कच्चा रास्ता 3-4 फुट नीचे है और नहर का ये किनारा जो एक सड़क की सूरत है, कच्ची सड़क, ये 3-4 फुट ऊंचा है। तो यहां पे चढ़ने की कोई जगह नहीं है। छलांग मार के पकड़ के चढ़ना पड़ता था और मैं पकड़ के ही ऊपर चढ़ा था। बकरी कैसे ऊपर चढ़ी? और थोड़ी देर के बाद, चलने के बाद, मैंने फिर से नीचे छलांग मार के चला और मुड़ के देखा तो बकरी मेरे पीछे नीचे थी। अब मैं चल रहा हूं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी है कि यार एक बात समझ नहीं आ रही, बकरी ऊपर कैसे चढ़ती है और नीचे कैसे चढ़ती है।
अब मैं नीचे चल रहा हूं कच्चे रास्ते पे और सोच रहा हूं एक काम करता हूं। मेरे राइट साइड पे दरख्त हैं, मैं नीचे चल रहा हूं, 4 फुट ऊंची वो नहर की सड़क है जो कच्ची सड़क है। अब मैंने सोचा अब मैं जब ऊपर चढ़ूंगा पहले मैं देखूंगा कि बकरी मेरे पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही मैं बकरी को देखूंगा, देखते ही फिर मैं ऊपर चढ़ूंगा तो उस वक्त निगाह बकरी पे रखूंगा कि बकरी ऊपर चढ़ती कैसे है, क्योंकि जब मैं ऊपर चढ़ जाता हूं तो बकरी भी ऊपर होती है, मैं नीचे होता हूं तो बकरी भी नीचे होती है। अब मैं बकरी पे निगाह रखूंगा। मैंने मुड़ के देखा, बकरी मेरे पीछे आ रही है और नीचे वाले उस कच्चे रास्ते पे है। अब मैंने बकरी की तरफ देखते हुए उस तरफ चला गया जहां अब मैंने उस 4 फुट ऊंची कच्ची सड़क पे चढ़ना था। जैसे ही मैंने अपने दोनों हाथ रखे, मेरा मुंह बकरी की तरफ था, मैंने छलांग मारी और जैसे ही ऊपर चढ़ा हूं तो मैंने देखा बकरी अपनी जगह से कलेयर उड़ी है जैसे उड़ते हैं और उड़ के सीधी उस ऊंची कच्ची सड़क पे आ गई है। यह मंजर मैंने कलेयर देख लिया था कि वो कलेयर उड़ के उसी ऊंची सड़क पे आ गई है और उड़ती हुई आई है। अब मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी, घबराहट भी आ गई, कपकपी भी तारी हो गई कि एक बकरी उड़ कैसे सकती है। अभी तक मैं भागा नहीं था, मैं कभी जिंदगी में डरा नहीं था, पहली दफा आज मैं डर रहा था, इसलिए शायद बेहोश नहीं हुआ, लेकिन कपकपाहट शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इतनी नहीं कि मैं बेहोश हो जाता। कुछ कदम और चला, मैंने कहा मैं नीचे उड़ के नीचे छलांग मार के देखता हूँ क्या अभी ये उड़ते हुए नीचे जाती है। और जब मैंने नीचे की तरफ छलांग मारी, बकरी की तरफ देखा तो वो उड़ती हुई नीचे की तरफ आ गई। मैं शदीद घबरा गया। अब वो रास्ता आने लगा था जहां मैंने इस नहर के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा पुल बना हुआ था, उस पुल को क्रॉस करना था और क्रॉस करके कच्चे रास्ते की तरफ जाना था। आगे वो कुआं भी आता और फिर वो रास्ते आते। मैं ऊपर चढ़ा बकरी को देखे बगैर, पटड़ी उस कच्ची सड़क जो थी नहर की, उसके ऊपर बना हुआ जो पुल था, उस पुल को अबूर कर गया। मैं जैसे ही उस पुल को अबूर करके दूसरी तरफ गया तो मैंने देखा बकरी मुझसे पहले ही पुल को अबूर करके दूसरी सिमत पहुंची हुई है इस अंदाज में, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी और बकरी के वजूद के ऊपर एक ऐसा लाल कलर का, जैसे कोई दुल्हन लिबास पहनती है, इस तरह का एक लिबास आ चुका था, जैसे किसी ने बकरी के लिए बाकायदा एक लिबास बनवाया हो, दुल्हन की तरह का लिबास लाल कलर का। और उस बकरी ने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, उसकी टांगों पे भी लिबास था, उसके पूरे वजूद पे भी लिबास था और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं। और मुझसे पहले ही वो उस छोटे से पुल को अबूर करके मेरी तरफ खड़ी देख रही थी। और जैसे ही मैंने पुल को अबूर किया, मेरी निगाह बकरी पे पड़ी जिसने एक दुल्हन की तरह का लिबास पहन रखा था और मेरी तरफ घूर के देख रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। मैं डर सा गया। अब मेरे वजूद ने कहा, आमिर मियाँ भाग, जितनी तेज भाग सकता है भाग, जान बचा, मामला बहुत खराब है। मैंने उसी वक्त जैसे ही दौड़ने की नीयत की तो बकरी के मुंह से एक जोरदार कहका निकला, क्लियर एक औरत का कहका। जैसे कि औरत खिलखिला के हंसती है, क्लियर उस बकरी ने कहका लगाया और फिर कोई गुंजाइश ना रही कि मैं वहां से भागूं। मैंने उस औरत का जो बकरी के अंदर से कहका निकला था सुना और दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 एक जगह पे मेरा पांव किस चीज से लड़खड़ाया, टकराया कि मैं मुंह के बल नीचे जमीन पर जा गिरा। जैसे ही मैं जमीन पे गिरा उसी वक्त मैं उठा तो क्या देखता हूं, मैं बिल्कुल जहां पे कुआं है, कुएं के सामने ही काफी फासले पे जमीन पे गिरा था और कुएं की तरफ मेरी निगाह पड़ी तो वहां पे एक रोशनी हो रही थी। इतनी सफेद सी रोशनी थी कि कुआं और कुएं का इर्द गिर्द का मंजर बिल्कुल क्लियर था। वो रोशनी एक गोल दायरे की सूरत में थी, जैसे एक मखसूस जगह पे ऊपर से किसी ने लाइट, जैसे टॉर्च की लाइट मारी जाती है और टॉर्च की बीम नीचे जहां तक जाती है उस खास हिस्से को रोशन कर देती है, ऐसे ही जैसे ऊपर से किसी ने रोशनी डाली हुई थी। वो एक कुआं और उसका इर्द गिर्द का मंजर सारा क्लियर रोशन था। और वहीं पर मैंने देखा, क्योंकि मैं गिर चुका था और मैं उठने ही वाला था कि मेरी आंखें, मेरी निगाहें खुद ब खुद उस लाइट की तरफ चली गईं कि मैंने उसी लाइट की तरफ देखा
जहाँ पे मुझे सिर्फ कुआं और लाइट नज़र आई थी, तो नीचे ज़मीन पे शायद कोई लेटा हुआ था। उसको मैंने उठते हुए देखा और वो जैसे ही उठ के बैठा, वो उसकी टांगें अभी तक सीधी थीं, कमर उसने उठा के रखी और उठ के बैठा, तो मैंने देख लिया था उसकी गर्दन कंधे पर नहीं थी। उसके कंधे तो थे लेकिन गर्दन कटी हुई थी। और उसी वक्त वो अपने हाथों का सहारा लेकर उठकर खड़ा हो गया। वो क्लियर एक सर कटा इंसान था जिसको मैंने देख लिया था। और जैसे ही वो उठ के खड़ा हुआ तो उसकी कमर, उसकी गर्दन से खून नहीं निकल रहा था, लेकिन कहीं पे उसके सर का नामो निशान नहीं था। और मुझे याद आ गया कि मैं अभी ठोकर खा के गिरा हूं, मेरे पीछे एक अनदेखी मखलूक लगी थी जिससे मैं घबरा के फिर रहा था, लेकिन यह मंजर तो उससे भी खौफनाक है। मैं उठा और बस जो कलमे मुझे याद थे, मुझे आयतुल कुर्सी, चारों कुल सब याद था, लेकिन उस वक्त कुछ भी याद ना आया। और मैं अपने आप पे हैरान ये था कि पीछे भी पड़ सकता था, जहां पे वो बकरी मेरे साथ इस तरह कर रही थी, मुझे डरा रही थी, मुझे उधर भी याद ना आया। और इस सर कटे को देख के मैंने जब पढ़ने की कोशिश की तो मुझे कोई आयतुल कुर्सी कुछ भी याद ना आया। सिर्फ पता नहीं कितनी हिम्मत करके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ कलमा याद आ गया। मैं कलमा पढ़ते हुए भागना शुरू हो गया। मैं भागता रहा, मैं कितनी देर भागता रहा, यहां तक कि घर पहुंच गया और मैं अपने कमरे में घुसा और घुसते ही इस तरह गिरा कि मुझे जैसे कोई होश ना रहा। मैं सीधा अपनी रजाई के अंदर चला गया। रजाई सीधी मैंने अपने मुंह पे ले ली। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। दरवाजा मैंने बंद कर लिया था, लेकिन मैं थर थर कांप रहा था। कितनी देर मैं कांपता रहा। नींद कहां आती मुझे। ये मेरा कमरा था जहाँ पे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं ऊपर भी सो जाता था, लेकिन पढ़ाइयों के दिनों में मैं नीचे रहता था। यहाँ पे मेरी कुर्सियाँ रखी हुई थी, टेबल रखी हुई थी, उस पर मेरी किताबें पड़ी रहती। कुर्सी में बैठ के, टेबल पे बैठ के मैं अपना काम करता था। अभी भी टेबल पे मेरी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी कि मुझे महसूस हुआ, अभी तक बाहर कोई आंधी नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, कोई बारिश नहीं थी, लेकिन मुझे एकदम से महसूस हुआ मेरे घर के बाहर जो लगा हुआ बोहड़ का दरख्त है उस पर तेज़ आंधी आ रही है। इतनी तेज़ आंधी, और उसका शोर अंदर आना शुरू हो गया कि मैं डर गया कि ये आंधी कहां से चलना शुरू हो गई। लेकिन मैं अपना मुंह जो रजाई के अंदर करके लेटा था, मैंने अपने मुंह से रजाई हटाई क्योंकि मुझे इतना शोर आ रहा था आंधी का, और दरवाज़ा इस तरह ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया था कि शदीद ठंड का एहसास हो गया था। जैसे दरवाज़ा आंधी की वजह से इतना शोर कर रहा था जैसे टूट जाएगा, यानी टूटेगा तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। और जैसे ही ये मैंने आंधी को महसूस किया तो अपने मुंह के ऊपर से रज़ाई को हटाया, और उसी लम्हे कमरे के अंदर वो जो ज़ीरो का बल्ब जल रहा था, बड़ी लाइट जल रही थी क्योंकि खौफ की वजह से मैंने लाइट को नहीं बुझाया था। मैंने देखा जो दरवाज़ा बंद है, बाहर किसी ने दरवाजे को नॉक किया है। जैसे ही मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया, मेरी जान निकल गई। मैं जानता था कि जिस हालात से भागता हुआ मैं यहां पे पहुंचा हूं, आखिरी मंजर जो मैंने देखा था उस सरकटे को खड़े हुए अपनी तरफ देखते हुए, खड़े हुए और अपनी तरफ देखते हुए देखा था, तो मैं भाग आया था। लेकिन अब बाहर कौन है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं कैसे उठता, दरवाजे को खोलता। मैं उसी वक्त इस अंदाज में लेटा था कि मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था। कमरे में पूरी रोशनी जल रही थी कि मैंने एक भयानक मंजर देखा। बंद दरवाजे के अंदर से एक हाथ अंदर दाखिल हुआ जो लकड़ी के अंदर आर पार हो गया था। लकड़ी के अंदर कैसे हाथ दाखिल हो सकता है, लेकिन मेरी आंखों ने क्लियर देखा, एक हाथ बाकायदा तौर पे अंदर दाखिल हो गया है। और साथ ही एक दूसरा हाथ भी अंदर आया। उस हाथ के बड़े बड़े नाखून थे जिनकी आगे चूंच बनी हुई थी, जैसे कोई 2.5 से 3 इंच के बड़े नाखून हों उसके, यानी एक इंसान की जितनी उंगलियां होती हैं, उंगलियों जितने बड़े बड़े चूंच के काले स्याह नाखून थे। क्योंकि लाइट जल रही थी कमरे में, मैंने क्लियर देख लिया और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन एक खौफ भी मेरे ऊपर सवार था। और हल्की सी आंख को खोल के मैंने देखा तो एक औरत पूरे दरवाजा जो बंद था उस लकड़ी के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। और जैसे ही वो उस लकड़ी के दरवाजे के अंदर, बंद दरवाजे के आर पार आई है, तो मैंने आंखों को इस अंदाज में बंद किया हुआ था, उसको लगे कि मैं सो रहा हूं।
अब वो अंदर आ चुकी थी और उसने वही दुल्हन का लिबास पहन रखा था जो मैंने आखिरी लम्हे बकरी को देखा था। बकरी की टांगों पे और बकरी के वजूद पे जो एक लाल कलर का दुल्हन की तरह का लिबास था वही उस औरत ने पहन रखा था। उसकी जो नाक थी बहुत लंबी और चूंच वाली और टेढ़ी थी। उसकी चूंच निकली हुई थी नाक की और नीचे की तरफ वो नाक बल खा रही थी, यानी सीधी नाक नहीं थी, टेढ़ी नाक थी, उसकी चूंच नीचे की तरफ थी। उसकी जो थोड़ी थी बहुत ज्यादा लंबी और वो ऊपर की तरफ चूंच किए हुए थी। उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत का चेहरा था और बहुत लंबा चेहरा था। उसका वजूद एक जवान औरत का वजूद था। झुकी हुई कमर नहीं थी, सीधी कमर थी और उसने जिस तरह का भड़की लिबास पहन रखा था, एक चिपका हुआ लिबास उसके वजूद के साथ, उस लिबास को देख के लगता था एक जवान औरत खड़ी है, लेकिन चेहरा एक इंतहाई खौफनाक डरावनी बूढ़ी का था जिसकी आंखें सबसे बड़ी उसकी चेहरे पे उसकी आंखें थीं। उसके होंठ बहुत ही छोटे, ना होने के बराबर, जैसे निशानी के तौर पे थोड़े से होंठ हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आंखें कि उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं। यानी चेहरे के अंदर आंखें होती हैं लेकिन उसकी साइडें इतनी बड़ी थीं कि चेहरा खत्म हो रहा था लेकिन उसकी आंखें साइडों पे निकली हुई थीं। वो बहुत भयानक थी। उसके कान बहुत लंबे थे, इंसानों के कान नहीं थे, चूंच की तरह लंबे उसके कान थे, लेकिन उसका नाक चौड़ा, बारीक और आगे से चूंच वाला था। थोड़ी उसकी नीचे लंबी और आगे चूंच किए हुए थी और बहुत बड़ी आंखें जो बाहर निकली हुई थी और छोटा सा उसका मुंह था। नाक भी ना होने के, नाक जो था वो सबसे लंबा और नीचे की तरफ था। वो बहुत खौफनाक थी और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। वो आई और कमरे का उसने जायजा लिया और मेरी तरफ देखा। मैं इस अंदाज में लेटा था कि मैं सो चुका हूं, लेकिन मैं कहां सोया था, मैं तो उसको घूर रहा था कि वो चलती हुई आई और मेरी कुर्सी पर आकर बैठ गई। मेरी कुर्सी पे बैठ के उसने मेरी किताबों को खोलना शुरू कर दिया और मैं उसको देख रहा हूं। इतने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथों के साथ वो मेरी किताबों को खोल रही है और उनके सफ़े पलट रही है। वो पता नहीं क्या करना चाह रही थी। सिर्फ मेरा एक चेहरा था जो रजाई के बाहर था, बाकी पूरी रजाई मेरे वजूद पर थी। वो कुछ देर सफ़ों को पलटती रही, कमरे को इधर उधर देखा और उसके बाद उठकर खड़ी हो गई, मेरे करीब आ गई। मैंने रजाई को अंदर से पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आंखें इस अंदाज में मैंने बंद की हुई थी। हल्की सी खोल के देखता उसको पता ना लगे कि वो मेरे करीब आई। तो उसने आके अपना वो नाखूनों वाला बड़ा सा हाथ मेरी रजाई के ऊपर रख दिया और उसको उतारने की कोशिश की, जैसे वो मेरे वजूद से उस रजाई को हटाना चाहती हो। लेकिन मैंने नीचे से रजाई को मजबूती से थाम लिया कि मैंने अपने वजूद से इसको नहीं हटाने देना। उसने उसको पकड़ा और ज़ोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने नीचे से पकड़ा हुआ था कि मैंने देखा कि एक चर्र की आवाज़ आई और उसके वो जो नाखून थे रज़ाई को फाड़ते हुए उसका हाथ पीछे चले गए। रज़ाई के ऊपर जो कपड़ा था वो उसने फाड़ दिया था, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ था और उसने अपने नाखून घुसा दिए थे, इसलिए रज़ाई फट गई थी। वो रज़ाई उतार ना सकी और वो जो अभी तक रज़ाई को उतार रही थी मज़ीद मेरे करीब आई और मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। मैंने देखा अब वो मेरे करीब खड़ी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि इसको एहसास हो गया ये जाग रहा है, काम खराब हो जाएगा। कि उसी वक्त वो मेरे साथ चारपाई के कोने पे, बेड के उस कोने पे बैठ गई, मेरे सिरहाने के पास, जहां पे सिरहाना रखा था उसके बिल्कुल साथ बैठ गई। उसने वो अपने नुकीले हाथ, जिसके आगे बड़े बड़े नाखून थे, उसने मेरे सर में इस अंदाज में रख दिए जैसे कोई प्यार से किसी के सर में हाथ फेरता हो। उसने मेरे बालों में हाथ फेरने शुरू कर दिए, लेकिन उसके नाखून इतने तेज थे कि मुझे चुभना शुरू हो गए। जब मेरे वो बालों में हाथ फेर रही थी तो मुझे तकलीफ हो रही थी। वो इसी तरह मेरे बालों में हाथ फेरती रही कि 2-3 दफा मेरी चीख निकलते निकलते रह गई कि उसके नाखून मुझे बाकायदा चुभ गए थे। और जब उसने मेरे बालों में हाथ फेरते फेरते 1-2 दफा नाखून चुभ गए उसके मुझे, तो ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे माथे पे खून आया हो, लेकिन मैं लेटा रहा।
अब मैं सोच रहा था इसको तो चले जाना चाहिए, टाइम तो होने वाला है, अजानों का टाइम होने वाला है, क्योंकि जब हम गए थे वापस आए, मैं गया, घंटा मुझे वो लगा, फिर घंटा वापस आने में लगा, काफ़ी टाइम हो गया था, अब तो फजर का अजान टाइम होना चाहिए था। मैं कितनी देर खौफ में इस तरह पड़ा रहा था, लेकिन वो काफ़ी देर मेरे साथ बैठी रही कि एकदम से मुझे याद आया मैं क्या करूं। तो मुझे याद आया अगर ज़िंदगी की आखिरी रात नहीं है, आज इस चुड़ैल ने, इस डाइन ने मुझे मारना नहीं है, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूं। मुझे आयतुल कुर्सी को याद करना चाहिए, लेकिन मुझे आयतुल कुर्सी याद ही नहीं आ रही थी। मैं इतना खौफजदा हो गया था कि मुझे आयतुल कुर्सी याद ना हो रही थी, लेकिन शायद अल्लाह को मेरी ज़िंदगी उस दिन अजीज़ थी कि उसी वक्त बाहर सदा गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे कानों ने एक सदा गूंजी, मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे जो बाबा हमारे घर में रहते थे, हमारे मुलाजिम थे, ये शायद वो अजान दे रहे थे। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उसी वक्त मेरे मुंह से खुद ब खुद आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। जैसे ही मेरे मुंह से आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हुआ और ऊंची आवाज़ में मैं पढ़ना शुरू हो गया, जैसे मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया तो मेरे अंदर से खौफ भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब अल्लाह अकबर की सदा भी आ गई थी। मैंने आंखें खोल के देखा तो इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। लेकिन क्या ये मेरा वहम था, क्या ये मेरा ख्वाब था? मैं अभी आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए सोच ही रहा था कि मेरे माथे पे एक ज़ख़म का जो एक एहसास था, जैसे कोई खून हो, मैंने ऐसे हाथ लगाया और देखा तो वाकई मेरे माथे पे खून था। जब मुझे एहसास हो गया कमरा अब खाली है, कोई भी नहीं है, मैं तेज़ी के साथ बाहर निकला और वाकई करमू चाचा अजान दे चुके थे। मैं भागते हुए उनके पास गया और लिपट गया। उन्होंने मेरी हालत देख ली और मेरे माथे पे खून देख के बोले, ये क्या हुआ? मैं इतना डरा हुआ था, मुझे पकड़ कर अंदर कमरे में ले आए। काफ़ी देर मुझ पे पढ़ते रहे और जब मैं कुछ बेहतर हो गया तो मुझसे बोले, क्या हुआ? मैंने उनको सारी बात बता दी। वो बोले, बेटा तुम हमेशा इनका मजाक उड़ाते रहे हो। अल्लाह की मखलूक तो हैं, लेकिन ये बदरूहें होती हैं। ये जो भी थी यहाँ तक अगर आई है तो ये फिर आएगी। तुम परेशान ना हो, मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और ये बात किसी को भी मत बताना। ज़्यादा पूछें तो कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेटा हूँ। वो आएगी और बेफिक्र हो, वो दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। और फिर उन्होंने मुझे वो सारी बातें तफसील से बताईं कि तुम्हें शायद पता है इस बात का, तुमने सुना है सिराजुद्दीन ने क्या देखा था? मैंने कहा सरसरी सुना है। तो उन्होंने मुझे तफसील से फिर सुनाया कि सिराजुद्दीन ने ये देखा था। गांव वालों को फिर उन्होंने बताया था और गांव वालों ने उसको नशे ही समझ के उसकी बात को इग्नोर कर दिया था। लेकिन फिर जब रहमत अली के साथ हुआ, उन्होंने मुझे वो वाली सारी बात सुनाई। फिर कहा जब एक घर में 2 ख़वातीन ने देखा और उसके बाद 2-3 और वाक़यात सुनाए, फिर मुझे यकीन आया, क्योंकि अब मैंने सरसरी सुन रखे थे, उन्होंने मुझे तफसील से ये वाक़यात सुनाए थे। लेकिन वो सारा दिन मेरे साथ रहे, हमारा वैसे भी ख्याल रखते थे, लेकिन जब रात हुई तो मुसलसल पढ़ते रहे थे और रात को मेरे कमरे में ही रहे, मुसल्ला बिछाकर इबादत करते रहे। मैं डरा हुआ था, खौफजदा था कि रात के एक कौन सा पहर था, बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। वही आंधी की तरह का मौसम था, वही बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन कोई बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा था। मुझसे बोले, घबराना मत, वो आ गई है। मैं पढ़ रहा था, इसीलिए उसके इंतज़ार में था। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। मैं खामोशी से कपकपाता, डरता, दिल की धड़कन तेज़, जो मुझे विर्द वो बता के गए थे वो विर्द करता रहा। कितनी देर तक वो वापस नहीं आया और मैं जगह जागता रहा। शायद घंटा गुजरा, आधा घंटा गुजरा, मुझे ये तक याद नहीं कितना टाइम गुजरा। मुझे ये याद नहीं कि जब वो आए तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उनके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी फट गए थे, और चेहरे पे कुछ ज़ख़म के निशान भी थे। लेकिन मुस्कराते हुए मेरी तरफ आए और कहा, आज़ादी हो गई, चली गई है। वो बहुत ताकतवर थी और मुझे पता था उसने आना है। वो रात जिस तरह आई है, अजान की आवाज़ पे चली गई थी, मुझे पता था। तुमने जिस तरह बताया कि मैंने अजान दी और तुमने पढ़ा और चली गई, उसने आना था। वो आई है, मैंने इसलिए उसको कमरे में नहीं आने दिया कि जो भी हो बाहर हो जाए। लेकिन अब वो जा चुकी है। ये सरकटा और ये एक ही है। ये वहीं पे रहती है जहाँ पे ये सरकटा रहता है। अब वो इस घर में नहीं आएगी, तुम परेशान मत हो। उसके बाद वो कुछ देर मेरे साथ बैठे रहे और उसके बाद वो सो गए। लेकिन मैं उस रात भी ना सो सका, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझे 2-3 दिन बुखार रहा था।
जेन्युइन बुखार हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि तुम किसी को मत बताना, यही कहना तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे जेन्युइन बुखार हो गया था। हम कुछ अर्सा वहाँ पे रहे, लेकिन मेरा फिर दिल नहीं लगता था, मैं डरा रहता था। मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जाता था। काफ़ी टाइम मैंने परेशानी में गुजारा, लेकिन आखिर अल्लाह को जो मंजूर होता है, फिर हम उस गांव से शिफ्ट हो गए। वो हमने गांव छोड़ दिया और दूसरे शहर आबाद हो गए। भाई की भी बहुत अच्छी जॉब लग गई, मैं भी एक अच्छी जगह पे जॉब मेरी लग गई और शादी भी हो गई, ज़िंदगी गुजरी। आज कई साल हो चुके हैं इस वाक़े को, मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज भी अपनी ज़िंदगी का वो खौफनाक रात जो मेरी आंखों ने देखा था, ना उसको भुला सका हूँ, ना मरते दम तक कभी भुला सकूँगा। वो मेरी ज़िंदगी की इंतहाई खौफनाक रात थी जब मैंने उस सरकटे को और उस चुड़ैल को देखा था।